सभी विद्यार्थियों के लिए नमस्कार। आज हम आपके सामने प्री बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसका आपको पता है कि आपकी जो प्रवेश परीक्षा है वो बहुत ही जल्दी होने वाली है और आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो है 20 मई। 20 मई को आपकी परीक्षा होने वाली है। आपके पास समय 1.5 महीने का है और 1.5 महीने में आप कितना कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, ये सब कुछ हमने हमारे चैनल पर डालने का प्रयास करेंगे और आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। आज हम आपके सामने हिंदी का टॉपिक लेने वाले हैं और हिंदी के टॉपिक में हम आपको ऐसी अच्छी ट्रिक्स जो है आपके सामने रखने वाले हैं, तो आप उनसे अपना जो पेपर में क्वेश्चन पेपर में जो आपके क्वेश्चंस आपको आएंगे वो आपको करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। तो आज हम टॉपिक लेने वाले हैं आपके सामने वाक्य विचार। वाक्य विचार वाक्य विचार हिंदी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यदि ग्रामर की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी हिंदी का सबसे मजबूत और व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो आपको यहाँ पर जैसे सिलेबस में आपको वाक्य शुद्धिकरण पढ़ना पड़ेगा, आगे जाके अशुद्धि और शुद्धिकरण। वाक्य विचार से भी आपको क्वेश्चन जो हैं वो निकलने हैं, वाक्य शुद्धि से भी आपको क्वेश्चन निकलने हैं। तो यदि आप वाक्य विचार के टॉपिक को अच्छी प्रकार से यदि कंप्लीट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर वाक्य विचार के क्वेश्चन तो आप कर ही पाएंगे, इसके साथ साथ आप वाक्य अशुद्धि और शुद्धि के क्वेश्चन भी आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो आपको बिल्कुल ही लोएस्ट स्तर से, बिल्कुल ही एक निचले स्तर से पढ़ाई आपको करनी है, क्योंकि बीएसटीसी का पेपर जो होता है वो हालांकि क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो थोड़ा हाई होता है, लेकिन यदि आपने पढ़ाई हाई लेवल से की तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे। और यदि आपकी पढ़ाई एक निचले स्तर से स्टार्ट हुई है तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को जो है वो आसानी से हल कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी विशेषता हमारे कंपटीशन की होती है। तो वाक्य विचार पढ़ने से पहले आपको कुछ छोटी चीजें अपन को देखनी होती है कि भाई वाक्य जो है इसका अर्थ क्या है, आपके वाक्य का अर्थ क्या है, वाक्य क्या होता है। सबसे पहले आपको ये चीज पढ़नी होती है कि वाक्य होता क्या है। तो वाक्य हिंदी के अंदर जो है वो यदि अपन थोड़ी सी आप इधर पढ़ेंगे कि हिंदी क्या है, एक भाषा है। हिंदी आपकी क्या है, भाषा। लेकिन भाषा में जो अपन की सबसे छोटी जो इकाई है वो है आपकी ध्वनि। यदि अपन हिंदी में भाषा की जो इकाई है यदि उसकी बात करते हैं तो हम सबसे छोटी इकाई आपकी आती है ध्वनि। और ध्वनि जो है सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन ये हिंदी का इसका एक मौखिक रूप है। यदि आपसे कोई पूछता है कि भाई ध्वनि छोटी इकाई है, तो ध्वनि छोटी इकाई तो है, लेकिन ये ओनली हमारी हिंदी की दृष्टि से ये एक मौखिक रूप है। यदि आप इसका लिखित रूप बनाते हैं, यदि आप इस मौखिक रूप को रिटर्न करते हैं तो आपका वो कहलाएगा आपका वर्ण। क्या कहलाएगा, आपका वर्ण। यदि आप बात करते हैं वर्ण के बाद की, तो वर्ण को यदि हम सार्थक रूप में दो या दो से अधिक वर्णों को हम यदि मिलाते हैं तो वो बनता है आपका शब्द। और यदि हम दो या दो से अधिक शब्दों को सार्थक रूप में मिलाते हैं तो वो बनता है आपका वाक्य। तो इस प्रकार से आपको ये चीज जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि हमारा वाक्य कहां से आया और कैसे आया, वाक्य का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। अब यदि मैं आपको यहां पर वाक्य के अर्थ की बात करूं तो यहां पर यदि मैं कह देता हूं कि ये शब्दों का समूह है, ये शब्दों का सार्थक समूह है, यदि अपन नॉर्मल रूप में बात करते हैं तो ये शब्दों का क्या है, सार्थक समूह है वाक्य। अब आपके सामने बात यह है कि शब्द कहां से आया। हमने यहां पर इसको एक क्रमबद्ध तरीके से देख लिया। यदि आपसे ये आपके सिलेबस में वर्णमाला का टॉपिक या शब्द भेद का टॉपिक, शब्द विचार का टॉपिक जो है
वो आपके सिलेबस की में नहीं है, इसलिए हम इसको यहाँ पर पढ़ाना उचित नहीं समझ रहे। लेकिन आपको एक लिंक से जोड़ा जाएगा, आपको एक क्रम से जोड़ा जाएगा कि वाक्य जो है वो आपका आया तो वो कहां से आया। सबसे पहले ध्वनि, ये आपका मौखिक रूप है। लिखित रूप इसका वर्ण हो गया। दो या दो से अधिक वर्णों को यदि हम सार्थक रूप से जोड़ते हैं तो वो आपका शब्द बना। और यदि मैं दो या दो से अधिक शब्दों को सार्थक रूप में जोड़ता हूं तो वो आपका बनता है क्या, वाक्य। तो ये आपकी वाक्य की डेफिनेशन हो जाती है। शॉर्ट रूप में आप इसको शब्दों का एक सार्थक समूह बोल सकते हो। और यदि आपको एक लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन सेट करनी है, इसकी परिभाषा व्यवस्थित रूप से आपको बोलनी है, लिखनी है, तो आप इसको बोलेंगे दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। ये आपकी वाक्य की डेफिनेशन है। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा है, वाक्य का अर्थ है। ये यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया है कि ये वाक्य जो है वो यहाँ से आपका क्लियर हुआ है। आगे जो हमारा, यदि हमको सिलेबस में वाक्य के आपको क्या क्या वाक्य की चीजें पढ़नी है, देखिए कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम के अंदर जब कोई भी टॉपिक डाला जाता है तो या तो उस टॉपिक का एक विशेष पार्ट भी आपको सिलेबस के अंदर दिया होता है, और यदि विशेष पार्ट आपको सिलेबस के अंदर नहीं दिया गया है, आपको ओनली आपके सिलेबस में ओनली लिखा गया वाक्य विचार, तो आपको वाक्य विचार का कंप्लीट टॉपिक जो है वो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन कहीं से भी निकल सकता है। और यदि आपने इसको कंप्लीट तैयार नहीं किया, आपने सोच लिया भाई वाक्य के मुझे तो प्रकार पढ़ने हैं या मुझे रचना के आधार पर पढ़ने हैं, वाक्य के अंग और तत्व मैंने नहीं पढ़े, ये चीज मैंने नहीं पढ़ी और मैंने ये चीज तैयार कर ली। क्वेश्चन आपका यदि उसी जगह से निकलता है जहां से आपने पढ़ाई की है तो आप उसको कर पाएंगे, और यदि आपने जहां से पढ़ाई नहीं की है, जिसको आपने एक हल्के में लेकर छोड़ दिया है, तो वहां से यदि क्वेश्चन आपका निकला तो आपको वो क्वेश्चन परेशान करेगा। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि आप वाक्य विचार का टॉपिक यदि आपको दिया गया है तो वाक्य की कंप्लीट जो टॉपिक है, वाक्य के अंदर जो भी चीजें आपकी हैं उसको हमें जो है वो पढ़ना है, उसको हमें पढ़ना है। अब हमें वाक्य के अंदर पढ़ना क्या क्या है, यहां पर अपन देख लेते हैं थोड़ा सा कि वाक्य के अंदर आपको पढ़ना क्या है। वाक्य का अर्थ हमने देख लिया, परिभाषा हमने देख ली। अब अपन को वाक्य के अंग पढ़ने, क्या पढ़ना है आपको, वाक्य के अंग पढ़ने हैं, आपको वाक्य के तत्व पढ़ने हैं, वाक्य के तत्व ये आपको पढ़ने हैं, वाक्य के प्रकार आपको पढ़ने हैं, वाक्य के प्रकार, प्रकार आपके वर्गीकरण प्रकार, वाक्य के प्रकार जो है वो दो आधार पर बांटे गए हैं, तो दोनों आधार ही आपको यहां पर पढ़ने हैं। वाक्य की आपने डेफिनेशन पढ़ ली, अर्थ समझ लिया, वाक्य के अंग यदि आपने पढ़ लिए, तत्व आपने पढ़ लिए, वाक्य के प्रकार आपने अच्छी प्रकार से पढ़ लिए, यदि ये चीजें आपकी अच्छी तरीके से तैयार हो जाती है तो मैं आपको विद प्रूफ कंपटीशन की एग्जाम के पेपर की कटिंग तक आपको यहां पर बताकर ये बता दूंगा कि यहां पर आपको जो क्वेश्चन निकलते हैं, यदि आप इनको नॉर्मल रूप में भी पढ़ लेते हैं तो आपको किस प्रकार के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं, आपका उससे एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ेगा। तो हम शुरुआत करते हैं आपकी वाक्य के अंग। वाक्य की परिभाषा हमने पढ़ी थी, अब हम पढ़ेंगे वाक्य के अंग, पढ़ेंगे हम वाक्य के अंग। यदि हम हिंदी में वाक्य के अंग देखें तो आपके वाक्य के अंग कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। आपको यहां पर एक चीज मैं और क्लियर कर देता हूं कि यहां से आपको क्वेश्चन जरूर पुटअप होगा, यहां से आपको क्वेश्चन बनाने, पेपर बनाने वाला, पेपर सेट करने वाला जो व्यक्ति होता है वो ऐसी जगह से आपको क्वेश्चन निकाल के देगा जहां आप पढ़ने में लापरवाही करते हैं। हम क्या करते हैं, छोटी चीजों में पढ़ने में लापरवाही करेंगे, जहां से वो लापरवाही हमने की है वहीं से टीचर ने क्वेश्चन को पकड़ लिया। पहला पेपर सेट करने वाले की पहली विशेषता ये हो गई,
दूसरी विशेषता पेपर सेट करने वाले की ये होती है कि जहां पर बच्चे ने यदि पढ़ाई की है तो उसके लिए वो प्रश्न आसान बन जाए, और जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है उसके लिए वो प्रश्न इतना टफ बन जाए कि वो बच्चा कर ही नहीं पाए, मतलब वो 100% गलत करेगा उसके। तो यदि ऐसी जगह पर प्रश्न बन रहा है तो पेपर सेट करने वाला प्रश्न वहीं से आपको प्रश्न निकाल के देगा, और वो चीजें आपके वाक्य के अंग में, वाक्य के तत्व में, वाक्य के प्रकार में आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आपको वाक्य के अंग में मिलेगी। और आप पुराने रीट के पेपर, आप पुराने वीएसटीसी के पेपर, पुराने कंपटीशन जहां पर आपको हिंदी के वाक्य का टॉपिक आता है, वहां से आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, आपको वाक्य के अंग से जो है वो आपको क्वेश्चन जो है वो अवश्य रूप से निकल के आएगा। इसका मैं आपको एक एग्जांपल यहां पर बता देता हूं कि यदि पेपर सेट करने वाला जो है वो किस प्रकार से दिमाग लगाता है। जैसे माना कि मेरे पास में एक एग्जांपल है, यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि मोहन बाजार गया। जब तक आप किसी भी चीज का एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आया और उसका आंसर मैंने किस प्रकार से देना है। यदि आप ये चीज सीख गए तो आप, क्योंकि आपको पता है कि विकल्प वाले प्रश्न आपके सामने होने वाले हैं, लिखने वाला तो कुछ है नहीं, लिखने वाले में तो हम तुक्काबाजी करके कुछ भी लिख सकते हैं। यहां पर आपको 4 विकल्प हैं, 4 में से 3 गलत होते हैं, एक सही होता है। तो यदि आप तुक्का मारते हैं तो 25% आपकी प्रायिकता होती है कि वो आपका सही जाए, 25%। लेकिन यदि आप यहां पर क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ के उसका आंसर देते हैं तो आपको किस प्रकार उस तक आप पहुंच सकते हो। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस, ये पूर्व में भी आपकी आरटेट, शुरुआत में आरटेट हुआ करता था, उस समय की परीक्षा में आया हुआ ये एग्जाम्पल है कि मोहन बाजार गया और उसने पूछा था कि उक्त वाक्य में उद्देश्य है। क्या पूछा आपसे? उक्त वाक्य में उद्देश्य है। क्या पूछ रहा है आपसे? उद्देश्य पूछ रहा है। अब यहां पर आप जब विकल्प देखेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि इसने विकल्प किस प्रकार से दे दिए। आपने यहां पर विकल्प दे दिया, पहला विकल्प दे दिया उसने घूमना, दूसरा विकल्प वह सामान लाना, तीसरा विकल्प दे दिया आपको मोहन, चौथा विकल्प दे दिया आपको बाजार। आपसे पूछा गया मोहन बाजार गया, उक्त वाक्य में उद्देश्य है। अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं, यदि आपने वाक्य के अंग पढ़ रखे, यदि आपको वाक्य के अंग की नॉलेज है, आपके लिए यह प्रश्न इतना सरल है जिसकी कोई हद नहीं। मतलब आप ये सोचेगा, आपको ये लगेगा कि ये जो पेपर सेट करने वाला व्यक्ति है तो इसने ये प्रश्न इतना सीधा क्यों डाला, क्यों दिया। लेकिन आपको ये भी आप समझ लीजिए कि यहां पर जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने वाक्य के अंग नहीं पढ़ रखे हैं, उस बच्चे के लिए यह प्रश्न उतना जटिल है जितना आपके लिए सरल है। वो 100% इसको गलत करेगा और आप 100% इसको सही करेंगे। मतलब मध्य में रहने का कोई इसमें चांसेस नहीं है। इसका कारण आप देखिए, आपने लिखा वाक्य मोहन बाजार गया, इसमें उद्देश्य क्या है। यदि आपने पढ़ रखा है तो आप उद्देश्य का मतलब समझ जाएंगे कि उद्देश्य वाक्य के अंदर क्या होता है। लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ रखा, आपने वाक्य के अंग के बारे में कोई आपको नॉलेज है ही नहीं, तो आपका दिमाग जाएगा घूमना, सामान लाना, ऐसी जगह पर। मोहन और बाजार तक आप पहुंचोगे ही नहीं। आप ये सोच ही नहीं सकते कि मोहन और बाजार भी उद्देश्य हो सकता है क्या। अरे कोई भी आदमी मोहन है, बाजार गया, क्या उद्देश्य है? घूम भी गए होगो, सामान ले भी गए होगो। अब यदि दोनों ऑप्शन आपके पास हैं तो आप इसमें से तुक्का मार रहे हैं तो सामान लाने को राइट करोगे कि भैया सामान लेने गया होगा बाजार, और काय के लिए जाएगा। लेकिन ये आंसर आपका गलत हो जाएगा। और आपने यदि पढ़ रखा है कि उद्देश्य जो है वो हम किसको कहते हैं? कर्ता को कहते हैं। तो आप 1 सेकंड के अंदर आपका आंसर, आप मोहन लगा देंगे और आपका आंसर बिल्कुल 100% राइट माना जाएगा, राइट है। तो ये मैं आपको, ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको इसलिए लिखा है
कि इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा के अंदर डाले जाते हैं और पेपर सेट करने वाले का दिमाग यहां पर काम करता है कि बच्चे ने यदि पढ़ाई कर रखी है तो उसके लिए प्रश्न सरल होना चाहिए, लेकिन जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है और वो तुक्का मार रहा है तो उसका 100% क्वेश्चन गलत जाना चाहिए। ऐसा उद्देश्य लेकर पेपर बनाया जाता है और यहां पर आपको ये चीज दिखाई दे रही है, आपको भी लग रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि उद्देश्य जो है वो वाक्य के अंग जो है वो कौन कौन से होते हैं। वाक्य के अंग आपके दो होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, पहला अंग क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा अंग होता है आपका विधेय। दूसरा अंग क्या होता है आपका? विधेय। यदि आपको उद्देश्य और विधेय या वाक्य के अंग का जो टॉपिक है यदि आपको एक नॉर्मल रूप में करना है, बिल्कुल फालतू की आपको चीजें नहीं पढ़नी है, या आपका एक उद्देश्य है कि मुझे मेरा बीएसटीसी के अंदर यदि इसमें से कोई प्रश्न आ जाए तो मैं उस प्रश्न को आसानी से हल कर दूं, यदि मेरा यही उद्देश्य है तो भैया आपको जो है डिटेल ज्यादा नहीं पढ़ के और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो आपको पढ़नी है और शॉर्ट ट्रिक्स ही आपको इस्तेमाल करनी है आपकी परीक्षा के अंदर, क्योंकि यहां पर हम थ्योरी का पेपर नहीं करने वाले हैं। आपको थ्योरी में कुछ नहीं लिखना है। आपके सामने प्रश्न है, प्रश्न के आपके सामने 4 विकल्प हैं, एक विकल्प राइट है, वो कौन सा है वो हमको देखना है। तो यहां पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं कि यदि पहला जो वाक्य का अंग है आपका पहला है आपका उद्देश्य। यदि आप इसको एक डिटेल के द्वारा एक परिभाषा के रूप में यदि अपन देखें तो उद्देश्य का मतलब होता है कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए, ये मुख्य बात है। आपको यदि कोई पूछता है कि भाई वाक्य के अंदर वाक्य का जो उद्देश्य है वो क्या होता है, उद्देश्य कौन सा है और उद्देश्य की हम पहचान कैसे करेंगे, तो आपको एक लाइन आपके पास में है कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, जिसके बारे में हम कुछ भी बोलें, तो वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका क्या है? वाक्य का उद्देश्य है। यदि आप इसको एक शॉर्ट ट्रिक्स में बात करते हो तो मैं इसको इतना लिख सकता हूं कि वो ये होता है कर्ता। क्या होता है वो? कर्ता। मतलब आप कोई भी वाक्य लिख लो, जैसे मैंने अभी वाक्य आपको बताया था, एक वाक्य आपके सामने अभी हमने लिखा था कि मोहन बाजार गया, ये वाला वाक्य। इसमें यदि आप प्रश्न पूछ रहा है उक्त वाक्य में क्या उद्देश्य है, आपको पता है कि उद्देश्य क्या होता है कि जिसके बारे में हम बात करें वाक्य के अंदर, तो मुझे बताओ वाक्य में मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? वही मोहन के बारे में बात कर रहा हूं कि बाजार कौन गया? मोहन गया। यदि आपको इतनी बड़ी लाइन याद नहीं हो रही है कि कौन के बारे में बता रहा है, किसके बारे में कुछ बता रहा है, जिसके बारे में कुछ बताया जाए, ऐसा कुछ याद नहीं हो रहा है आपके सामने, सीधी सी बात है, आपको एक ये चीज याद कर लो, कर्ता। आपको एक चीज याद करनी है कि वाक्य में उद्देश्य बोले तो कर्ता। कहने का मतलब यदि आपसे वाक्य के अंदर उद्देश्य पूछा जा रहा है कि भाई इसमें उद्देश्य क्या है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको कर्ता देखना है कि वाक्य में कर्ता क्या है, कर्ता कौन है, और जो कर्ता है वो वाक्य का उद्देश्य है। अब इससे बढ़िया सीधी चीज कोई नहीं है। अब यदि आपको इसमें से कोई प्रश्न निकल के आता है, आपसे पूछा जाता है कि वाक्य में इसमें उद्देश्य कौन है, आप एक सेकंड के अंदर उसका एक रिप्लाई दे देंगे क्या कि वाक्य के अंदर उद्देश्य क्या है। आपको पता है कि कर्ता होता है, और हमने यहां पर जो है एक वाक्य जो पढ़ा था कि मोहन बाजार गया, आपसे पूछा कि इसमें उद्देश्य क्या है, आपने तुरंत एक सेकंड के अंदर जवाब दिया कि आंसर क्या है इसका? मोहन है। अब इसी का अपोजिट करिए आप, मतलब किसी बच्चे को
पता नहीं है कि वाक्य में जो उद्देश्य होता है वो कर्ता होता है या कौन होता है, उसको पता नहीं है। अब जब उसको पता नहीं है तो 100% आप इसको क्लियर कर लीजिए कि वो इन दोनों आंसरों में से एक करके आएगा, यहां तक वो नहीं पहुंच सकता। तो मैंने आपसे क्या कहा कि जो बच्चे को नॉलेज नहीं होगी वो 100% इस प्रश्न को गलत करेगा, तो 100% गलत ही करेगा, और जिसको थोड़ी सी नॉलेज है वो इस प्रश्न को सही करेगा, तो वो सही करेगा और कर रहा है। क्लियर है? किसी प्रकार की यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं। आप सीधा कनेक्शन आपका उद्देश्य बोले तो कर्ता, यदि आप जैसे ही उद्देश्य का नाम आया हमारा दिमाग जो है तुरंत कर्ता पे चला जाना चाहिए। यदि मैं बात करता हूं दूसरी विधेय, यदि हम बात करते हैं किसकी, विधेय की, तो विधेय को यदि मैं एक लाइन में व्यक्त करूं, जैसे हमने उद्देश्य को एक लाइन में व्यक्त किया कि वाक्य में जिसके बारे में बात की जाए वो आपका उद्देश्य होता है, तो यदि मैं इस विधेय को भी ऐसी लाइन में हम बात करें तो आपको यहां पर लिखना है क्या होता है विधेय, उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। किसके बारे में, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम विधेय कहेंगे। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसको क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। ठीक है। अब जैसे हमने देखा कि उद्देश्य का हमने सीधा कनेक्शन किससे लिया, कर्ता से, सीधा कनेक्शन कर्ता से, तो इसका सीधा कनेक्शन हम किससे लेंगे। अब आप मुझे ये बताइए, जैसे यदि अपन बात आती है इस वाक्य के अंदर कि मोहन बाजार गया, इस वाक्य पर मैं आता हूं, यहां पर यदि आपसे कोई पूछता है कि उद्देश्य क्या है, आपने बता दिया मोहन, आपसे पूछा गया कि विधेय क्या है, और विधेय क्या होता है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ बात की जाए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। आप मुझे बताइए उद्देश्य कौन है, मोहन, और मोहन के बारे में क्या बात की गई है कि वो बाजार गया। क्या बात की गई है, बाजार गया, कि मोहन कहां गया है, बाजार गया है। तो बाजार गया जो है ये आपका उद्देश्य के बारे में बात है, और जो उद्देश्य के बारे में बात की जाती है वो आपकी क्या होती है, क्या होता है, वो आपका विधेय कहलाता है। मतलब कर्ता जो है वो आपका कर्ता को छोड़कर, यदि बात करें, आप शॉर्ट में समझिए सब चीज को, आप इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि वाक्य में कर्ता जो है आपने पकड़ लिया कि वो आपका उद्देश्य है, लेकिन यदि आपसे कोई पूछता है कि विधेय क्या है तो आप बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। आपके सामने यह है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। अब भैया उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा होगा वो कहां होगा, वो वाक्य में ही है, और वाक्य में कहां है, उद्देश्य को छोड़ दो, जो बातें की गई हैं, जो शब्द लिखे गए हैं, चाहे वो क्रिया का प्रयोग किया गया, चाहे वो विशेषण का प्रयोग किया गया है, चाहे आपको कुछ भी उसके अंदर लिखा गया है, वो सब किसके बारे में होगा, उद्देश्य के बारे में होगा, और वो क्या कहलाएगा, आपका विधेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आपका विधेय कहलाएगा। मुझे लगता है कि वाक्य के अंग में आपको ये दो अंग जो है वो अच्छी प्रकार से आपके क्लियर हो गए, अच्छी प्रकार से आपको ये समझ में आ गए, और ये समझना आपके लिए इतना जरूरी है कि कम से कम आपको यहां से, अरे ज्यादा नहीं तो 1 से 2 प्रश्न तो आपको यहां से, आप पेपर जिस दिन लगे उस दिन जब आप पेपर को पढ़ें, जब आप हिंदी के प्रश्न हल करें, तो यहां से वाक्य के अंग से ये आप 1 से 2 प्रश्न जो है वो आप बिल्कुल उस पेपर के अंदर मौजूद देख लेना। ये हमारी 100% जो है वो यहां पर हम गारंटी आपको देते हैं। यहां से ही केवल इतनी सी जो अपन ने पढ़ाई की है, इतनी सी पढ़ाई में से आपको क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आपको मिलने वाला है। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं तो इसके बाद अपना टॉपिक आता है वाक्य के तत्व। वाक्य के तत्व, यदि अपन वाक्य के तत्वों की बात करें तो 6 तत्व आपके होते हैं। कितने तत्व होते हैं, देखिए आपके सिलेबस में जो है वो केवल और केवल आपको क्या दिया गया है,
बाकी के टॉपिक का नाम दिया गया है कि वाक्य विचार आपके सिलेबस में है, केवल इतना दिया गया है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया गया है। इसका मतलब तो ये है कि आपको पूरी चीज पढ़नी पड़ेगी। अब यहां से आपको वाक्य के तत्वों से प्रश्न आपको निकल के आते हैं नहीं आते हैं, ये पेपर सेट करने वाले के ऊपर है। लेकिन जो मैंने इससे पहले आपको वाक्य के अंग पढ़ाए हैं, आपको बताए, उनमें से प्रश्न निकलना 100% तय है। यहां से प्रश्न निकलना ये भी टफ नहीं है। लेकिन तत्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो अपना ये इंपॉर्टेंट होता है, तत्व क्या होता है। तो तत्व का मतलब यदि अपन यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि तत्व क्या होता है। जैसे माना कि आपने चाय बनाई, क्या बनाई आपने, चाय। क्या बना रहे हैं आप, चाय। जब आपने चाय बनाई तो आपने चाय में कुछ डाला है। चाय डायरेक्ट किसी चीज का मतलब नाम नहीं है, चाय एक मिश्रण है। चाय क्या है, एक मिश्रण है। और मिश्रण है तो ये मिश्रण किया गया है, बनाई गई है। तो इसमें आपने देखिए पानी भी मिलाया है, आपने चाय की पत्ती भी मिलाई है, आपने शक्कर भी इसमें डाला है, आपने दूध भी इसमें डाला है, आपने इसमें अदरक भी डाला है। कहने का मतलब जो आपने चाय की जो चीजें हैं, चाय बनने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वो आपने इसमें डाली और उनको अच्छी तरह आपने क्या किया, पकाया, उबाला, और इसके बाद में आपकी तैयार हो गई चाय। अब हम इसका नाम ये नहीं देंगे कि पानी, शक्कर, चाय, दूध, अदरक, ये हम नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, चाय। क्या बोलेंगे अब इसको हम, चाय। यदि यहां पर एक चीज और सोचने की बात आ गई कि यदि मैं चाय में शक्कर ना डालूं, चाय में मैंने शक्कर नहीं डाली, तो चाय आपकी खराब हो जाएगी, मतलब चाय आपको फीकी लगेगी, आप कहोगे चाय तो बेकार है, शक्कर ही नहीं है चाय में। तो ये बात हमारे लिए खराब, मतलब आपकी चाय बेकार हो गई। इसी प्रकार यदि हम वाक्य की तरफ आते हैं तो वाक्य के अंदर 6 तत्व होते हैं। यदि 6 तत्व बराबर ढंग से कार्य कर रहे हैं तो वाक्य शुद्ध है, सार्थक है, अच्छा है। और यदि वाक्य का कोई भी तत्व मिस हो गया है, कोई भी तत्व छूट गया है, या कोई तत्व बराबर से काम नहीं कर रहा है, आप समझ लीजिए कि वाक्य आपका व्याकरण की दृष्टि से या अन्य किसी दृष्टि से वाक्य आपका अशुद्ध हो चुका है, वाक्य में शुद्धिकरण नहीं है। ये आप 100% समझ लीजिए। तो वाक्य के तत्व कौन कौन से हैं, मैं आपको यहां पर एक एक को जो है वो अपन पढ़ेंगे। पहला तत्व आपका वाक्य का होता है सार्थकता। पहला तत्व क्या हो गया, सार्थकता। सार्थकता का मतलब हो गया कि वाक्य में जो भी शब्द आपके लिखे गए हैं, आपको पता है वाक्य हमने शुरुआत में ये चीज पढ़ ली थी कि वाक्य जो है वो किसके द्वारा मिलकर बनते हैं, शब्दों के द्वारा। किससे मिलकर बना, शब्द के द्वारा। तो वाक्य जब शब्द के द्वारा मिलकर बना, लेकिन शब्द भी ऐसे नहीं कि 2-4 शब्द वैसे ही जोड़ दिए आपस में, उनका कोई मतलब नहीं, उनका कोई अर्थ नहीं, और आप कहोगे कि साहब ये वाक्य बन गया, तो वो वाक्य नहीं है, वो वाक्य नहीं बना। वाक्य कब बना, जब सार्थक शब्दों को ही हमने एक सार्थक रूप में जोड़ा, तो आपका क्या बना, वाक्य बना, मतलब शुद्ध वाक्य बना, सही वाक्य बना हिंदी की दृष्टि से। ये आपको ध्यान रखना। अब ये क्यों जरूरी है भाई, सार्थकता तत्व। जैसे चाय में भाई शक्कर क्यों जरूरी है, नहीं डालो, दूध क्यों जरूरी है, तो हर एक तत्व का महत्व होता है भाई। चाय के अंदर शक्कर नहीं डालोगे तो वो चाय मीठी नहीं होगी। ये एक तत्व हो गया चाय का कि चाय के अंदर आपको मीठी चाय पीनी है तो आपको शक्कर डालनी पड़ेगी। यदि आपको शुद्ध वाक्य चाहिए तो आपको वाक्य के अंदर सार्थक शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आपको इसमें से प्रश्न कैसे भी निकाल दे वो कि निम्नलिखित में से वाक्य के तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से वाक्य का तत्व है। आपको कोई भी एक एग्जाम्पल दे देगा, आज से पूछ लेगा इसमें कौन से तत्व की कमी है, या निम्नलिखित में से इस तत्व की कमी वाला वाक्य कौन सा है। मतलब किसी भी प्रकार से आपको वो प्रश्न जो है वो दे सकता है। तो प्रश्न कैसे भी आए, प्रश्न का कोई इश्यू नहीं है। इश्यू ये है कि आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
और कंसेप्ट भी कैसे क्लियर होना चाहिए, वो भी एक डेफिनेशन या एक लाइन टू लाइन क्लियर नहीं होना चाहिए, जो रटंत विद्या जिसको आप बोलते हो। रटी हुई विद्या कंपटीशन में बिल्कुल काम नहीं आएगी। रटी हुई विद्या एक स्कूल एजुकेशन तक जो है वो सार्थक है, अच्छी है। आपने 10 क्वेश्चन याद कर लिए, उसमें से 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपके पेपर में आ गए और आपने रटी हुई विद्या के आधार पर उनका आंसर लिख दिया और आपका पेपर हो गया। यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर आपको रटना कुछ नहीं है, समझना सब कुछ है। यदि आप इस प्रकार से आप चलते हैं तो आपका कंपटीशन जो है, कैसा भी प्रश्न आ जाना, वो प्रश्न आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत करेगा वो। अब अपन देखते हैं सार्थकता में। ये आपका क्लियर हो गया कि वाक्य के अंदर जितने भी शब्द लिखे गए हैं वो शब्द सभी सार्थक, मतलब उनका अर्थ अवश्य होना चाहिए। यदि हम दूसरे तत्व की बात करते हैं, दूसरा तत्व है आपका आकांक्षा। देखिए, आकांक्षा का मतलब होता है एज ए हमारी इच्छा, हमारी इच्छा। आकांक्षा का मतलब हो गया इच्छा। तो आकांक्षा वाक्य में क्या करती है, वाक्य में इसका क्या मतलब है भाई, आकांक्षा का वाक्य में क्या मतलब है? तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यदि आप कोई भी टीवी सीरियल देख रहे हैं, आप कोई स्टोरी सुन रहे हैं, मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं। मैंने आपको कहानी की शुरुआत कर दी कि भाई एक जंगल था, एक जंगल में एक शेर रहता था, वो प्रतिदिन रोजाना किसी जानवर की शिकार करता था। अब जैसे जैसे मैं एक एक सेंटेंस आपके सामने उस स्टोरी का, उस कहानी का रख रहा हूं, वैसे वैसे आप क्या कर रहे हैं, उसको समझते जा रहे हैं। और जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, फिर आपके मन में आया अरे आगे क्या हुआ, फिर मैंने दूसरा सेंटेंस बोला, अरे ये तो बहुत मजेदार कहानी है, इसमें आगे क्या हुआ, तीसरा बोला आगे क्या हुआ। तुम्हारे अंदर एक ऐसी इच्छा जागृत हो जाएगी कि आप एक सेंटेंस के बाद दूसरा सेंटेंस मुझसे सुनने की आकांक्षा रखोगे। और यदि ऐसा आपके मन में आ रहा है तो आपका जो वाक्य है वो पूर्ण रूप से सही है, शुद्ध है, उसमें ये तत्व शामिल है, वो आपको आकर्षित कर रहा है। आप सीरियल देखते हैं, सीरियल देखते देखते बीच में ऐड आ गया, और जैसे ही ऐड आता है तो आपके मन के अंदर एक बेचैनी हो जाती है, अरे ये ऐड क्यों आ गया, अभी तो इसमें ये होने वाला था, अरे जल्दी चला जाए, या लाइट छोड़ गई, लाइट छोड़ गई, जैसे ही लाइट छोड़ी आपके अंदर फालतू की बातें दिमाग में आ गई, अरे इसके आगे तो ये होना था, इसके आगे क्या होना, मुझे देखना था वो। तो ये एक आकांक्षा है, और ये आकांक्षा किसके अंदर मौजूद होती है, हमारी वाक्य के अंदर मौजूद होती है। तीसरा जो इसका तत्व है आपका वो है योग्यता। तीसरा तत्व आपका है योग्यता। योग्यता का मतलब आप जानते हैं, योग्यता का मतलब होता है क्वालिफिकेशन, जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं। योग्यता का मतलब, माना कि ये पेन मेरे पास है, ये पेन लिखने के योग्य है, मैं इसे लिख सकता हूं, मैं आपके सामने इसे लिख रहा हूं, तो ये लिखने के योग्य है। लेकिन मैं यदि इस पेन से सब्जी काटना चाहता हूं तो मैं इस पेन से सब्जी नहीं काट सकता। चाकू से मैं सब्जी काट सकता हूं, लेकिन कोई मुझसे कहे कि चाकू से आप लिखो, तो चाकू से आप लिख नहीं पाओगे। कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि यदि आपको, माना कि एक परीक्षा में प्रश्न आ गया कि किसान लाठी से फसल काटता है, लाठी से फसल काटता है, और आपके सामने एक प्रश्न आया, आपके सामने एक प्रश्न आया कि इस वाक्य में वाक्य के किस तत्व की कमी है या कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो आपने देख लिया कि इसमें काम क्या हुआ, काटना, कार्य क्या हुआ, काटना। किसने काटा, किसान ने। क्या काटा, फसल काटी, लेकिन किससे काटी, लाठी से काटी। आपके दिमाग में एक कीड़ा आ जाएगा कि ये फसल लाठी से कैसे कटी, यहां पर किसान फसल को लाठी से कैसे काट सकता है। आपके दिमाग में तुरंत यहां पर आपका पहुंच जाएगा कि एक तत्व हमने वाक्य में ऐसा देखा था जो उस वाक्य की क्रिया को या कार्य को करने के योग्यता को देखता है कि ये
कार्य करने के योग्य है या नहीं है। मतलब फसल काटने का जो काम हो रहा है ये लाठी कर सकती है या नहीं कर सकती है। यदि ये नहीं कर सकती है तो इसमें योग्यता की तत्व की कमी है, और यदि ये कर सकती है तो नहीं है। तो आपको इस प्रकार से कोई प्रश्न बन करके आपसे पूछा जा सकता है। यहां पर अगला जो आपका नंबर 4 तत्व आपका होगा वो होगा आसंति। क्या होगा? आज इसको आप निकटता भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निकटता। निकटता का मतलब होता है नजदीक नजदीक। जैसे माना कि मैं एक यहां पर एक नया पेज लेकर आपको बता देता हूं। एक सेंटेंस मैंने लिखा कि राम बहुत सुंदर है। मैंने एक सेंटेंस बनाया, राम बहुत सुंदर है। राम कहीं लिख दिया, बहुत कहीं लिख दिया, सुंदर कहीं लिख दिया, है कहीं लिख दिया। आप इस सेंटेंस को बिल्कुल नहीं समझ पाओगे कि ये क्या है भाई, किधर से पढ़ूं इसको, मैं इधर से पढ़ूं राम सुंदर बहुत है, या इसको राम बहुत सुंदर कैसे पढ़ूं भाई। और यदि मैंने इसको यहां पर ऐसे लिखा राम, थोड़ा सा मैंने गैप दिया, यहां पर स्पेस दिया, बहुत, फिर स्पेस दिया, सुंदर है, फिर मैंने, ये मेरा सेंटेंस जो है वो राइट है। लेकिन जो मैंने इस प्रकार से ये ऐसे करके और यहां पर लिखे, ये मेरा लिखने का तरीका क्या है? रॉन्ग है। कहने का मतलब आपसे ये जो तत्व है, ये तत्व आपसे ये कहता है कि जितने भी वाक्य आपने लिखे हैं, वो जितने भी शब्द वाक्य के अंदर आपने लिखे हैं, वो शब्द आपके निकट होने चाहिए। आप इनको इच्छा के अनुसार कहीं पर भी नहीं पटक सकते। एक मैंने शब्द यहां पटक दिया, एक वहां पटक दिया, एक वहां पटक दिया, आपका वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके वाक्य के अंदर कौन से तत्व की कमी हो गई? आसंति तत्व की कमी हो गई। नंबर 5 जो तत्व है आपका वो है अन्वय। अन्वय, इसको आप व्याकरण वाला मान लीजिए। लिंग व वचन के अनुसार, या आप व्याकरण डाल दीजिए डायरेक्ट, व्याकरण के अनुसार। मतलब जो आपने वाक्य लिखा है उसमें आपने कर्ता कौन सा लिखा है, क्रिया कौन सी लिखी है, और उसके अंदर आपने कारक के कौन से का प्रयोग किया है, आपने उसमें वचन, लिंग, ये सारी चीजें किस प्रकार से यूज की है। आपका सेंटेंस जो है, जैसे माना कि मैं यहां पर आपको एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे ये हमने लिखा था राम बहुत सुंदर है, यदि मैं एक लिख देता हूं यहां पर सीता अच्छा गाता है, मैंने ये लिख दिया, तो सीता अच्छा गाता है। आपने जैसे ही पढ़ा, अरे गाता है, ये सीता, सीता तो ये आपका स्त्रीलिंग है, आपने क्रिया तो पुल्लिंग की लिख दी। तो आपका ये व्याकरण का दोष यहां पर आ गया। मतलब आपका इसके अंदर अन्वय तत्व की कमी हो गई। आपने अन्वय का ध्यान नहीं रखा, आपने लिंग वचन का ध्यान नहीं रखा, और जब आपने व्याकरण का लिंग वचन कारक काल पुरुष इनका ध्यान नहीं रखा तो आपका सेंटेंस जो है वो अशुद्ध हो गया। यदि मैं यहां पर लिख देता कि राम, यहां पर राम लिख देता राम अच्छा गाती है, वो गलत हो जाता। या लड़के मैदान में खेलता है, अब मैंने लड़के लिख दिया, एक तरफ बहुवचन लिख दिया, और उधर मैं क्रिया लिख रहा हूं एक वचन की, खेलता है। कहने का मतलब आपका सेंटेंस जो है उसके अंदर जो भी शब्द आपने यूज किए हैं, जो भी आपने कर्ता कर्म क्रिया जो भी आपने यूज किए हैं, वो आपके लिंग वचन कारक काल पुरुष या अन्य व्याकरण के जो नियम है आपके, उनके अनुसार उचित होने चाहिए। और यदि नहीं है तो वो आपके उस वाक्य के अंदर अन्वय तत्व की क्या है, वो कमी है। और एक आपका तत्व होता है लास्ट, पद क्रम। पद क्रम, अब देखिए हो सकता है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो पद को ही नहीं जानते हो कि पद क्या होता है। तो भैया पद क्या होता है, पद के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इधर बता देता हूं, क्योंकि पद के बारे में भी आपको आना चाहिए। यदि पद के बारे में ही आप नहीं जानेंगे तो पद का क्रम कैसे जानेंगे भाई। तो इधर साइड में थोड़ा सा हम देख लेते हैं पद के बारे में कि पद क्या होता है।
यहां पर मैं आपको पद के बारे में बता देता हूं कि पद क्या होता है। देखिए पद जो है वो शब्द का ही एक रूप है। किसका रूप है ये? शब्द का। पद किसका रूप है? शब्द का। अब इनमें हालांकि ये दोनों एक हैं, लेकिन इनमें छोटा सा एक अंतर है। यदि शब्द है तो यदि एकल है कोई तो वो शब्द है, ठीक है। यदि पद है तो उसका वाक्य में प्रयोग हुआ है। वाक्य में इतनी सी बात आप ध्यान रख लो, इसके अलावा आप कुछ मत करो। माना कि मेरे पास में एक पद है पुस्तक, शब्द है, ये क्या है? आपका शब्द है। क्या है ये? पुस्तक ओनली एक शब्द है। लेकिन यदि मैंने यहां पर लिख दिया कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अब ये जो पुस्तक है ये आपका हो जाएगा पद। क्या हो जाएगा ये? अब यहां पर शब्द क्रम नहीं लिख के पद क्रम क्यों लिखा? इसका कारण यही है क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? वाक्य की। बात किसकी कर रहे हैं हम? वाक्य की। कहने का मतलब जो शब्द वाक्य के अंदर आ गया है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, हम उनके क्रम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे यहां पर मैं पहले है, पुस्तक बाद में, पढ़ता बाद में, हूं बाद में, ये क्रम है। यदि ये क्रम डिस्टर्ब हो गया, यदि ये क्रम क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। मैं यहां पर एक आपको उदाहरण देकर बता देता हूं कि क्रम डिस्टर्ब होने पर क्या होता है। क्रम डिस्टर्ब होने पर होता क्या है आप देखिए। यहां पर मैंने यहां पर एक यहां पर वाक्य लिख देता हूं। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। यहां पर क्रम है कि पहले खरगोश लिखा गया, उसके बाद कारक चिन्ह आया, उसके बाद क्रिया काटकर गाजर खिलाओ। ये क्रम है। एक नंबर पर ये लिखा, दो नंबर पर ये लिखा, तीन नंबर पर ये लिखा, चार पर ये लिखा, पांच पर ये लिखा। लेकिन जब हमने इसका मतलब समझा, अब इसका मतलब हम समझ रहे हैं भाई, इसका मतलब समझ रहे हैं हम कि यहां पर एक काटना क्रिया हुई बीच में, और काटना क्रिया हुई तो किसको काट दिया इसने? खरगोश को। किसको काट दिया? खरगोश को। जबकि काटनी क्या थी? गाजर। जब गाजर काटनी थी आपने काट दिया खरगोश। ये कहां से हुआ? ये कैसे हुआ? ये हुआ हमारा जो एक पदक्रम जो हम यहां पर एक जो पढ़ रहे हैं, क्या तत्व, इस तत्व को हमने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। इस तत्व का हमने ध्यान नहीं रखा, और इस तत्व का ध्यान हमने नहीं रखा तो इनका क्रम हमने चेंज कर दिया। क्या कर दिया? क्रम चेंज कर दिया। जहां पर हमें खरगोश लिखना था वहां पर गाजर लिख दिया, और गाजर लिखना था वहां पर खरगोश लिख दिया। तो हमारा क्रम इतना खराब हो गया कि गाजर के स्थान पर क्या कट गई? खरगोश कट गई। तो तत्व जो होता है, वाक्य के तत्व का विशेष महत्व आपका होता है। ये आपके वाक्य के 6 तत्व जो हैं वो आपको हमने बता दिए, और वाक्य के अंग, वाक्य की डेफिनेशन, ये 3 चीजें जो हैं हमने इस वीडियो के अंदर आपको शॉर्ट रूप में क्लियर किए हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन जब वाक्य का टॉपिक जो है वो आपका कंप्लीट होगा तो हम इससे संबंधित आपको क्वेश्चन जो है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपको करवाएंगे, और उसमें आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है हमारे सामने आते हैं और उसका आंसर हम किस प्रकार देते हैं। आप, हमारा ये नया चैनल है, इस नए चैनल पर ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। शिक्षा सोपान नाम से हमारा जो चैनल है, उस चैनल को आप, आज हमने इसकी शुरुआत की है। आप लोगों के अच्छे भविष्य के लिए हम आपको अच्छी अच्छी चीजें जो हमसे बन पाएगा, अच्छे टीचर्स उपलब्ध कराना, अच्छी आपको शिक्षा प्रदान करना, अच्छे क्वेश्चन तैयार करना, अच्छी आपका कंटेंट तैयार करना, वो आप तक पहुंचाना, आपको क्विज तैयार करना, आपके लिए ऑनलाइन पेपर रखना, आपके लिए लाइव चलाना, आपको परीक्षा से पहले मॉडल पेपर कराना, ये सारी चीजें जो हैं वो हम आपको अधिक से अधिक संख्या में कराने का प्रयास करेंगे। आज
आप इस वीडियो को अवश्य पूरा देखेंगे और हमें कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। आप इसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं, आप इसमें कुछ और अपडेट चाहते हैं, कोई नया टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, नए टॉपिक से संबंधित आपको कंटेंट चाहिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने यदि आ रही है वो हमें आप कमेंट के द्वारा लिखकर भेज सकते हैं। हम आपकी कमेंट पढ़ के और उस पर उचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, लाइक करें और अधिक से अधिक आपके जो बीएसटीसी का जो ये मैटर है, तो बीएसटीसी में आप यदि बीएसटीसी कर रहे हैं, बीएसटीसी जो भी आपके साथ में है, आपके साथी हैं, उन तक आप इस वीडियो को पहुंचाने में आप मदद करें और आप भी पढ़ें और दूसरों को पढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।